साथियों नमस्कार, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। यूपी ट्रिपल पीटी 2023 के लिए यूपी ट्रिपल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस, जो आपके 40 प्रश्न जीएस के आने हैं उस पर आपकी पकड़ मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस श्रृंखला और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है उर्दू, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है बुंदेली, ऑप्शन डी है बघेली। बताओ भैया दूसरी भाषा कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख राजभाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख राजभाषाएं हैं। कौन? दो प्रमुख राजभाषाएं है। ठीक है, कौन कौन सी भैया? प्रथम भाषा जो प्रथम भाषा है आपकी हिंदी। ठीक है, और जो दूसरी भाषा है वो है आपका उर्दू। और ये उर्दू कब से दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी प्रश्न आता है। तो ये है 1989 से उर्दू जो है ये दूसरी भाषा के रूप में आई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला के बीच, हबीबुल्लाह खां के बीच, उस्मानी अली खां के बीच, इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, बात करें प्लासी की लड़ाई की, तो प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 को बंगाल में लड़ा गया था ये। ठीक है, बंगाल में ये लड़ा गया था। बात क्लियर भैया? बंगाल में ये लड़ा गया था। ठीक है, और ये हुआ था क्लाइव और अंग्रेजी सेना के बीच, और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, अंग्रेजी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी, और यहीं से पश्चिम बंगाल जो है ये कह सकते हैं कि जिसमें अंग्रेजी सेना जब विजयी हुई तो पहली बार ये जो अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी, जो भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव है वो बेसिकली प्लासी के युद्ध से पड़ी थी। तो इसमें इसको माना जाता है कि जो है ये नींव पड़ी थी। और 1757 में ही पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में ये घटना घटी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या? ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच अवस्थित है? भारत और भूटान के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और नेपाल के बीच, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया कंचनजंगा किसके बीच अवस्थित है? कंचनजंगा जो है यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है वो करीब 8598 है। 8598 है। बात क्लियर है? ठीक है, यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य के, जैसे ये आपका यहाँ पे आएंगे, ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम है, तो यहीं पर ये अवस्थित है। ठीक है, इसकी सीमा किससे लगती है? तो इसकी सीमा इधर किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और यहीं पे आपका ये पर्वत है कंचनजंगा। तो किसके बीच अवस्थित? आप समझ लीजिए, नेपाल है, इधर भारत है, भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 किलोमीटर है, और यहीं पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं अवस्थित है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा, ग्राम सेवा। बताओ भैया क्या है? देखिए, अगर आपको कभी ग्राम पंचायत पढ़ना है तो आप अनुच्छेद 243 पढ़ लीजिएगा। और अनुच्छेद 243 के जब ब में जाएंगे आप, तो उसमें कहा गया है अनुच्छेद 243 में, तो भाई नगर पालिका ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन 243 अगर आप 243 आ पढ़ेंगे तो अ में जो है ग्राम सभा के गठन का वर्णन है। क्या? ग्राम सभा के गठन का वर्णन है। और 243 के ब में क्या कहा गया है? इसके अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सरकार की संस्था, स्व सरकार की संस्था, इसको पंचायत बोला जाता है। क्या? पंचायत बोला जाता है। इसके बात की गई है। तो इसमें पूछा क्या है? अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्व सरकार। तो स्व सरकार कौन? ये पंचायत होती है। ग्राम सभा की बात करेंगे 243 अ में है। किस है? 243 अ में है। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका पंचायत हो जाएगा। 243 ब में सीधे सीधे कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के नागरिकों को की समानता का वचन देता है। अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। देखिए, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे कहा गया कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए तथा उन सब को विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भावना, इसकी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता देता है। और उसके बाद और क्या कहता है? विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा हैसियत और अवसर, ऐसे आप पढ़ेंगे, स्टेटस एंड इक्वलिटी फॉर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। इसकी स्वतंत्रता है, समानता नहीं है। और अवसर और अभिव्यक्ति की जो है, अवसर की समानता है लेकिन अभिव्यक्ति की क्या है? आजादी है। दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये भी गलत हो जा रहा है आपका। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर, हैसियत अगर आपको गलत लग रहा हो तो आप इसको जो है जब पढ़ेंगे तो स्टेटस चेक करिएगा, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? पहले ईमेल भेजने का, पहले कंप्यूटर के निर्माण का, कैलकुलेटर के आविष्कार का, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया। देखिए, अगर बात करें रे टॉमलिंसन, जैसे इसमें कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था भैया? कैलकुलेटर का जो आविष्कारक है वो विल्हेम शिकार्ड है। कौन है? विल्हेम शिकार्ड जो है इसके वो है आविष्कारक। पहला कंप्यूटर का निर्माण कौन किया था? इसको तो बच्चा जानता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली किए थे। तो इसमें जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। सबसे पहले ईमेल भेजने का काम कौन किए थे? यही किए थे, रे टॉमलिंसन किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, नाथूराम गोडसे के भी 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? दत्तात्रेय, गोविंद गोपाल, गोविंद विनायक दत्तात्रेय, और इनमें से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? RSS की हो रही है। तो भैया अगर हम RSS के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। RSS, ये इसकी स्थापना जो है 27 सितंबर 1925 को हुई थी। ठीक है, 27 सितंबर 1925 को हुई थी। बात क्लियर है? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशवराम हेडगेवार। डॉक्टर केशवराम हेडगेवार थे। ठीक है, केशवराम हेडगेवार थे। बात क्लियर है? अब देखिए, इसमें पूछा वे कौन तीनों भाई थे, तो नाथूराम गोडसे भी जो है, जब नाथूराम गोडसे ये भी RSS के स्वयंसेवक थे। ठीक है, नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे, एक तो दत्तात्रेय, दूसरा गोविंद और तीसरा गोपाल गोडसे। ये लोग भी RSS से जुड़े हुए थे। ठीक है, जो नाथूराम गोडसे हैं, क्या नाथूराम गोडसे जो है, इन्होंने 30 जनवरी 1948 को, कब? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मार करके इन्होंने हत्या कर दी थी। उसके बाद से चर्चा में आ गए थे उनके भाई जो कौन से? दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। DGG आप कर सकते हैं, क्या? DGG, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ये किसके भाई थे? नाथूराम गोडसे जी के भाई थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, 8वां क्या है? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोधगया में, या सारनाथ में? बताओ भैया कहाँ दिया था इन्होंने उपदेश? देखिए, बात करते गौतम बुद्ध के उपदेशों का। धर्मचक्र प्रवर्तन किसको कहा गया? तो जो धर्मचक्र प्रवर्तन, ये धार्मिक उपदेश जो इन्होंने दिया था, कौन सा? धार्मिक उपदेश को ही क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, क्या पूछा जाता है? पहला उपदेश, अगर पूछा जाए आपसे पहला उपदेश कहाँ दिया, और उसके बाद एक प्रश्न आता है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? क्या सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाएंगे आपके एग्जाम में। पहला उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया। कहाँ पे? सारनाथ, ऋषिपत्तनम इसको बोला था, ऋषिपत्तनम बोला जाता है इसको। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास अवस्थित है। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था।
श्रावस्ती। आज भले शिक्षा के मामले में श्रावस्ती बिल्कुल डाउन हो गया है, लेकिन सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने यही दिया था। बात क्लियर है। तो जो ये लोग कहते हैं कि साहब संगति से गुण हो तो संगत से गुण जात, तो ऐसे तो गौतम बुद्ध को मानने के लिए चाइना में मानता है, लेकिन उसका कोई गुण गौतम बुद्ध से नहीं मिलता है ना। तो इस प्रकार से चीजें हैं। तो इसमें ये प्रश्न आते हैं, इससे पूछा गया धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था। तो इन्होंने जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। पहली बार जो इन्होंने उपदेश दिया था उसी को माना जाता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन। यही से ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो बोध गया है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, उस संस्था का नाम बताएं जहां बुद्ध के मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महानिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट। बताओ भैया कहाँ पे। देखिए अगर बात करें किसकी अगर हम बात करें बौद्ध की जो है मृत्यु का विषय कब हुई थी, तो गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक जो गौतम बुद्ध हैं, ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हुई। ये भी प्रश्न आया हुआ है कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु कब हुई थी। 483 ईसा पूर्व। हुई कहाँ पे थी, तो ये हुई थी आपके कुशीनगर या कुशीनारा कहीं लिखा रहता। कुशीनगर में चुंड द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनको मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई और मृत्यु को ही क्या कहा गया, मृत्यु को ही कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इनको कहा गया, महापरिनिर्वाण संज्ञा दी गई। बात क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर लेते हैं। 10वां क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए मनाया जाता है। कहरौआ, चनैनी, कजरी या सोहर। बताओ ये जब लड़का पैदा होता है तो कौन सा गाना गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्य में बच्चे के जन्म के अवसर पर महिलाएं क्या गाती हैं भैया, सोहर गाती हैं। इन गीतों में संतान के जन्म से वो संबंधित कहानियां, उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। राम जन्म, कृष्ण जन्म की सुंदर कथाएं भी सोहरों में हैं। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। कजरी जो है ये जब सावन आता है तो उसमें गाई जाती है। ठीक है, कहरौआ एक नाच है जो कि शादी विवाह के उत्सव पर जो है किया जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पर क्या है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले सुगंधित चावल किस्म का नाम बताइए। देखो भैया सबसे जो सुगंधित चावल किस्म है वो है आपका काला नमक चावल, तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये तराई क्षेत्र से आप समझिएगा सिद्धार्थनगर, क्योंकि यहीं पे जीआई टैग इसको मिला है सिद्धार्थनगर को। ठीक है, मुख्य रूप में यहीं पे पाई जाती हैं। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावल में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल लगभग 600 ईसा पूर्व से इसकी खेती यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालय तराई क्षेत्र में काफी मात्रा में उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में सुगंधित चावल सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो सोना मसूरी भी तो होती ठीक ठाक चावल होता है, लेकिन जो काला नमक, जैसे मान लीजिए काला नमक नहीं दिया गया है तो इसको काला मोती कह सकते हैं। क्या, काला मोती की भी संज्ञा इसको दी जाती है। बात क्लियर है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने तालवार ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाई है। अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई। बताओ भैया कहाँ पे है ये। देखिए अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका जैसे लकड़ी बने तालवाद की बात करते हैं, लकड़ी से बने जो तालवाद हैं इसकी बात करते हैं अगर, तो ये आपका जैसे अमरोहा की बात कर लें। ठीक है, अमरोहा की बात कर लें, जौनपुर की बात करें तो उत्तर अमरोहा में जो है सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। कहाँ पे, अमरोहा में लकड़ी के बने तालवार ढोलक जो है इसमें बनाने 300 से अधिक छोटी इकाइयाँ हैं। हर साल इस उद्योग के इस जिले में लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ये बेसिकली ये आप एक नाम सुनेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो है इसमें आता है। ठीक है, अमरोहा ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पे रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है। देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसका नाम है, जैसे जो ये एग्जाम का मैं प्रश्न उठाया हूँ, इस एग्जाम मैं बता दे रहा हूँ आपको किस एग्जाम का ये प्रश्न है। उसके बाद आप डिसाइड करिए कैसे। जैसे ये मैंने ये प्रश्न है, ये पहले राज्य मंडी परिषद भर्ती, कहाँ पे, राज्य मंडी परिषद भर्ती 2018 में ये पूछा जा चुका है। बात क्लियर है। और यही सेम प्रश्न आप देखेंगे कहाँ पे, ये सेम प्रश्न आप देखेंगे जो अभी आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है। कहाँ का, जूनियर असिस्टेंट 2023 जो हुआ है उसमें देख लीजिए आप, सेम टू सेम प्रश्न पूछा है। ठीक है, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा, बस इसमें पूछ रहा कि उसकी ऊंचाई कितनी है। अब ये भी इसमें सब स्क्रीन करेंगे हम लोग। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी अलीगढ़। देखिए
जो रूमी दरवाजा है ये बेसिकली आपके तुर्किश गेटवे के नाम से मशहूर है। किस नाम से? तुर्किश गेटवे नाम से मशहूर। नाम से क्या है? मशहूर है। बात क्लियर है? यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसमें ऑप्शन तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ ही सही है। ठीक है। इसका निर्माण जो है अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो इसका निर्माण तुर्किश गेट या इसको रूमी दरवाजा बोलते हैं, रूमी दरवाजा भी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे, रूमी दरवाजा बोलते हैं। ठीक है। इसका निर्माण जो है वो करवाया था अस्फाउद्दौला ने। कौन करवाया था? अस्फाउद्दौला। कब करवाया था? 1786 में। बेसिकली आया था उस वक्त अकाल। ठीक है। और इसका निर्माण जो है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ था? तो अकाल राहत प्रोजेक्ट। कौन सा? अकाल राहत प्रोजेक्ट, इसके तहत किया गया था, ताकि अकाल में जब मजदूरों को खाने का जो है नहीं था तो उनको ये काम दिया गया था कि आप जो है इसी के रूमी दरवाजा का निर्माण करिए। और इस रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? ठीक है। अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई आपकी 60 फीट है। क्या है? 60 फीट ऊंचाई इसकी है। देख लीजिए आप रूमी दरवाजा, ये आपका रूमी दरवाजा है। जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो है करीब आपकी 60 फीट है। ठीक है। इसका निर्माण करता कौन था? अस्फाउद्दौला था। अस्फाउद्दौला था इसका निर्माण करता है। बात क्लियर है? ये जो है ये कह सकते हैं कि ये तुर्किश गेटवे को, इसका उपनाम अगर पूछा जाए उपनाम, तो इसका उपनाम जो है ये तुर्किश गेटवे है। क्या है? तुर्किश गेटवे है। बात क्लियर है? और इसका निर्माण जो है अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया था। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विंचेस्टर? बताओ भैया। 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर, पहले कौन सी बंदूक थी? ब्राउन बैस। ब्राउन बैस के स्थान पर क्या लेकर के आए? ब्राउन बैस के स्थान पर ये नई इनफील्ड लेकर के आए। कौन सी? इनफील्ड। इनफील्ड लेकर के आए, मतलब ये इसके स्थान पर ये लेकर के आए थे। ठीक है। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए राइफल में भरने वाले, उसको पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनफील्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, क्या भैया खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड, सोर, क्लार्क या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया किसके लिए इनको फांसी दी गई थी? देखिए हम बात करें अगर जो है इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किंग्सफोर्ड। ठीक है। 1905 में जो है कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो उसके विरुद्ध लोग सड़कों पर उतरे। अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था। जब 1900 बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, तो ये उस टाइम जो न्यायाधीश थे, क्या थे? न्यायाधीश थे। और इन्होंने क्या दिया? कठोर दंड दिया। सोचिए, इसके विरोध में कठोर दंड दिया। और जो है ये जो है युगांतर समिति ने एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया। कौन समिति थी? युगांतर समिति। नाम याद रख लीजिएगा, युगांतर समिति। युगांतर समिति ने निर्णय किया कि इनको हम मारना है। ठीक है। और आगे चल करके इस कार्य के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी, क्या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को जो है चुना गया। ठीक है। और जो इन्होंने इसको बम फेंक दिया, वो तो बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने इन सबको, प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस को घेर लिया। और इससे घबरा करके प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मार ली, पर खुदीराम बोस ने जो है, खुदीराम बोस पकड़े गए, इनको बाद में फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में जो है फांसी पाने वाले भी खुदीराम बोस ही थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पे, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों उप समिति के उपाध्यक्ष के नाम बताएं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, एस सी मुखर्जी, के एम मुंशी। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम एक एक करके लेके चलते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करते हैं तो ये मद्रास के एडवोकेट जनरल थे तथा संविधान में मसौदा तैयार करने वाली जो 6 सदस्यीय समिति थी, 6 सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया साहब थे, इनको संविधान सभा में हाउस ऑफ कमेटी के अध्यक्ष थे। पट्टाभी हाउस ऑफ कमेटी के अध्यक्ष, हाउस ऑफ कमेटी के अध्यक्ष थे संविधान सभा में, हाउस ऑफ कमेटी संविधान सभा। ठीक है। और ये पट्टाभी सीतारामैया को 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। और जब कांग्रेस समिति जो है, कांग्रेस के कार्यकारिणी गठन नहीं हो पाया तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया।
29 मार्च को, और 3 अप्रैल को उन्होंने बना लिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। बात क्लियर है। एस.सी. मुखर्जी साहब इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। एस.सी. मुखर्जी जो है संविधान सभा में अल्पसंख्यकों समिति के अध्यक्ष थे तथा पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल भी रह चुके थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति के उपाध्यक्ष के तौर पे एस.सी. मुखर्जी थे। के मुंशी के लिए बात करें तो के मुंशी जो संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, और ये जो है आपके प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। क्या भैया, 1829 में राजा राम मोहन राय ने नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कौन सी सभा कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। सिद्धि सभा, आर्य समाज, आत्मीय सभा या जागृति सभा। बताओ भैया क्या होगा इसका। क्या देखिए, 1815 में चर्चा कर लेते हैं इसकी। 1815 में जो है राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने एक संस्था गठित की। क्या नाम था उसका? आत्मीय सभा। क्या? आत्मीय सभा का उन्होंने गठन किया। ठीक है, एक धार्मिक संस्था की जो आगे चल करके यही आत्मीय सभा जो है 1828 में किसका रूप लेती है? यही धार्मिक सभा 1828 में चल करके ब्रह्म समाज कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्म समाज कहलाती है। ठीक है, एक धार्मिक संस्था तर्कवाद एवं वेदों के दर्शन पर आधारित थी। बात क्लियर है। तो इसमें ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, किसको? आत्मीय सभा को जाना गया। और आत्मीय सभा का निर्माण कब हुआ था? 1815 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसी में जैसे और थोड़ा जान लेते हैं। इससे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना की 6 अक्टूबर 1839 को। हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन 1826 में। और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 में। चलिए, ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। हेनरी विवियन डिरोजियो ने जो है 1826 में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत करी थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सूर्योदय भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बताओ भैया इसका राइट आंसर। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। शुद्धि आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? तो शुद्धि आंदोलन शुरुआत करीब 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। क्या? दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की बात करते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 6 अक्टूबर 1839 को 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। कौन? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने जो है तत्वबोधिनी सभा का स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आगे चल कर देख लेते हैं। बेसिकली ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना ही हुई थी 1897 में। ठीक है, और इसके बाद जैसे सूर्योदय और भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी ये आंदोलन शुरू हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 में जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था पोचमपल्ली तेलंगाना से। कहाँ से? पोचमपल्ली तेलंगाना से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसमें अपनी ज़मीन का 1/, जो इसमें पोचमपल्ली तेलंगाना, इसमें जो जमींदार थे, जमींदार को अपनी ज़मीन से 1/6 हिस्सा जो है वो गरीबों को देना था। ठीक है, ये 1951 में। इसी संबंधी एक प्रश्न और आता है, ग्राम दान आंदोलन। ग्राम दान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ग्राम दान आंदोलन 1952 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1952 से शुरू हुआ था। तो इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने 1893 में, जैसे 97 में स्थापना की, इससे पहले 1893 में जो है 1893 में क्या किया था? 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और अमेरिका जानसपुर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। ठीक है, और इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। 1795 से 1804 के बीच बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया?
सती प्रथा अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को, बाल विवाह को अवैध। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें किसकी, सती प्रथा की, तो सती प्रथा को अवैध 1829 में किया गया था। ठीक है, 1804 के बंगाल विनियमन द्वारा किसको किया गया था। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है, कन्या हत्या। ठीक है, उसके बाद जो है विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं। पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, 16 जुलाई 1856 को। कौन था गवर्नर, तो ये था डलहौजी। कौन था, डलहौजी। डलहौजी किसके लिए जाना जाता है, हड़प नीति के लिए जाना जाता है। बाल विवाह को अवैध कब किया गया, तो बाल विवाह को अवैध 2006 में किया गया। किसके द्वारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा जो है इसको प्रतिबंधित किया गया। और इसमें पूछा है 1795-1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों के बीच कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। 20 और अंतिम प्रश्न क्या है, बक्सर के युद्ध के बाद डाट के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। बनारस, भोपाल, बहावलपुर या अवध, बताओ भैया किसको सौंपा था। देखिए बात करें इसकी, तो 22 अक्टूबर 1764 को, आपको पता है 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को जो है बंगाल के जो मुगल नवाब थे, इन्होंने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली जो ये दरअसल हुआ क्या था, मुनरो और त्रिगुट के बीच हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो यहाँ के अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, ठीक है, जो शाह आलम द्वितीय थे मुगल सम्राट, तो इनके बीच युद्ध लड़ा गया था। और इन तीनों शक्तियों को जब जो हेक्टर मुनरो था, इसने मिलकर पराजित किया। इसके बाद आता है क्लाइव क्या करता है, इलाहाबाद की संधि करता है कि साहब हम ठीक है इसके, तो इसने इलाहाबाद की जब संधि करी तो मुगल सम्राट को रियायत दी, लेकिन अवध के जो नवाब थे उनकी तो इन्होंने रेड मार के रख ली। ठीक है, जो अवध के नवाब थे उसने इलाहाबाद और कड़ा से लेकर मुगल सम्राट दिए, और कंपनी को 26 लाख रुपए, है ना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा अवध। अवध में ही 1765, तो आप ऐसे समझिए 1765 में पहली दफ़ा यहाँ पे क्या हुआ था, सहायक संधि हुई थी, सहायक संधि। और इस सहायक संधि के द्वारा क्या कहा गया था कि आप राज्य करेंगे और हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। पहली बार सेना भी अवध में लगाई गई थी, इसी के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, अवध के नवाब ने। तो यहाँ पे बक्सर युद्ध के बाद किसने, अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आज का प्रश्न यहीं तक था। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।